सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60 मिनट्स में खत्म कर देंगे। सिर्फ 1 घंटा आपको देना है, इसमें हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको रिवाइज करना है। तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम बहुत ही कम टाइम में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट कवर कर देंगे और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? 3 to 12 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 3 to ग्रुप 12 जो है वो हमारे कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोला जाता है, ठीक है। सारों को नहीं बोला जाता, बट कुछ 3 के अलावा सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। देखो 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम से जिंक होती है। 3D सीरीज जो होती है वो स्कैंडियम टू जिंक होती है। 4D सीरीज यट्रियम टू कैडमियम होती है। 5D सीरीज लेंथेनम टू मरकरी होती है, एक्सक्लूडिंग Cu2Le, ठीक है। जो सीरियम टू लुटेशियम है ना, वो किसके एलिमेंट्स है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो उनको छोड़ देते हैं, एक्सक्लूडिंग सीरियम टू लुटेशियम। एंड 6D सीरीज होती है हमारी एक्टिनम से एंड स्टिल इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है 6D पे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे चलते हैं हम। देखो अब ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, तो देखो ट्रांजिशन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है। द मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। या तो ग्राउंड स्टेट में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए या ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। 3 ऐसे है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते और सब कहलाते हैं। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन ग्राउंड एज वेल एज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ठीक है। D10 है इनका, चाहे ग्राउंड में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में हो, दोनों में इनका जो है d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो n-1 d1 to 10, n-1 d1 to 10, ns1 to 2, मतलब ns भी क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। हमेशा 2 नहीं होगा, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है। तो देखो n-1 मतलब 3d हो गया और ये हो जाएगा 4s। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ये इनर d ऑर्बिटल से। तो ns एंड n-1d हैव वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू विच दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन आता है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज ns and n-1d सबशेल्स हैव वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस, इसलिए दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू विच दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल देखते हैं। देखो क्रोमियम है हमारा 3d4 4s2, बट ये ऐसा नहीं होता। क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो 4s इलेक्ट्रॉन चल जाता है d में, 4s इलेक्ट्रॉन चल जाएगा d में, तो हमारा बन जाएगा 3d5 4s1, जो कि होता है हाफ फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या होता है, ये हमारा कॉन्फिगरेशन होंगे, ये वाला हमारा सही है, ठीक है। ये कॉन्फिगरेशन गलत है और ये हमारा सही है। अगर सेम देखिए कॉपर के केस में, तो कॉपर 3d9 4s2 होता है, बट ये अभी स्टेबल नहीं है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो 3d10 बन जाएगा, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, और हमारा बन जाता है 3d10 4s1, जो कि होता है फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है? n-1d 10 और ns2, ठीक है। ns2 होता है हमेशा, और ये n-1d से 10 होता है, ठीक है। हमेशा d10 होता है, बस हमारा जो ऑर्बिट है वो चेंज होता रहता है, 3d और 4s, 4d और 5s, ऐसे। चलते हैं आगे। नाउ मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d एंड ns सबशेल, ठीक है। दोनों जगह से इन्वॉल्व हो रहा है, n-1d से भी इन्वॉल्व हो रहा है और ns सबशेल से भी इन्वॉल्व हो रहा है, ड्यू टू विच दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द इंटर एटमिक मेटलिक रेडियाई, ठीक है। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा की होती है, तो हाई डेले H नॉट, ठीक है। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा की होती है बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक इंट्रैक्शन एंड हेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, इंटर एटमिक अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में वो बढ़ जाती है, और हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ अगर हमने बोल दिया हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, बट जिंक की सबसे लोएस्ट क्यों है? जिंक हैज द लोएस्ट डेल एच, व्हाई? बिकॉज जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होने चाहिए, जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा डेल एच नॉट। तो जिंक की सबसे कम क्यों है? बिकॉज जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? बिकॉज जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। तो अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन विच इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा? जो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाता है,
उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से साइज पहले इतना था बट अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, साइज डिक्रीज हो गया, तो उसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5d ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग पहले होती है 5d ऑर्बिटल्स से, क्योंकि वो पहले आते हैं। रिजल्ट्स इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज हो जाता है, और इसका रीजन और क्या है, क्योंकि 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग होती है। क्या जो 4f सबशेल की फिलिंग हो रही है ना, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, उनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो बहुत पुअर होता है, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू विच 4d एंड 5d सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो ड्यू टू विच द 4d एंड 5d सीरीज, जो कि 5d सीरीज और 4d सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो आपको पूछेगा व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको लिखना है कि 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स उनका रेडियाई क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं, तो देखो जिंक, जिरकोनियम और हाफनियम, जिरकोनियम और हाफनियम क्या है, इन दोनों के ऑलमोस्ट जो आयनिक रेडियाई क्या है, सेम है, एटॉमिक रेडियाई सेम है, 160 पिकोमीटर और 159 पिकोमीटर। अब देखते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, along the period the ionization enthalpy increases due to the increase in nuclear charge। अब देखो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या हो रहा है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है along द पीरियड। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Mn2+ एंड Zinc2+ आर क्वाइट हाई। अब क्यों क्वाइट हाई क्यों है, क्योंकि जो Mn2+ है वो 3d5 है, हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और Zinc2+ क्या है, 3d10 है, तो इसकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 3d10 है, फुल फील्ड है, और ये हमारा हाफ फील्ड है। तो इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, Mn2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गई। हमको बोल रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर Mn2+ एंड Zinc2+ आर क्वाइट हाई। चलते नेक्स्ट पे। नाउ अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, irregular variation of ionization enthalpy first and second ionization enthalpy of 3d elements। अब वो पूछेगा कि जो ionization enthalpy है उसका irregular variation क्यों है, वहां पे irregular variation क्यों दिखाते हैं, तो आपका रीजन क्या होगा, ionization enthalpy increases in the given series due to continuous filling of inner d orbitals। ionization enthalpy क्या होती है, इंक्रीज होती है गिवन सीरीज में, क्यों, ड्यू टू कंटिन्यूअस फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, जो कि डी ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, d1 d2 d3 d4, तो उसकी वजह से ionization enthalpy क्या हो रही है, बढ़ रही है। इररेगुलर क्यों है, irregular variation is due to the extra stability of configurations such as D5, D0, D10। These states are exceptionally stable, their ionization energy are very high। ठीक है, तो क्योंकि D0, D5 और D10 क्या है, एक्सेप्शनली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, उसकी वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई irregular variation in the ionization enthalpy। ठीक है, irregular variation होता है ionization enthalpy के। चलते नेक्स्ट पे। अब देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। तो देखो स्कैंडियम जो है वो +3 दिखाता है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है या मेटल है विच शोज वन ऑक्सीजन स्टेट, ओनली ट्रांजिशन मेटल विच शोज वन ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है, जिंक, स्कैंडियम +3। जिंक मत करके आ जाना, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जिंक भी 2+ दिखाता है बट नॉन ट्रांजिशन मेटल है। ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल विच शोज ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक होगा। बट वहां बोले अगर ट्रांजिशन मेटल है तो उसका आंसर होगा जिंक, स्कैंडियम। ठीक है, अगर आपको ट्रांजिशन मेटल बोला जाए तो स्कैंडियम, अगर आपको नॉन ट्रांजिशन मेटल बोला जाए तो जिंक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ओनली ट्रांजिशन मेटल विच शोज +1 ऑक्सीजन स्टेट +1, तो +1 कौन दिखाता है, सिर्फ कॉपर +1 दिखाता है, और कोई भी +1 स्टेट नहीं दिखाता है। ठीक है, अगर आप बोला जाए कि मेटल विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, ऐसा मेटल बताओ जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, तो कौन सा होगा, मैग्नीज। +2 दिखाता है, +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है 3D सीरीज में, Mn। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। अब आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट की वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, कि जो ऑक्सीजन स्टेट है उनका उसकी वेरिएबिलिटी का रीजन क्या है, इतनी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर्स बाय 1। ठीक है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ड्यू टू विच दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। अब ऑक्सीजन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, कितने कितने से बढ़ती है, तो +1 से बढ़ती है। ठीक है, हमेशा रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफर बाय +1। बट अगर आपको पूछे नॉन ट्रांजिशन मेटल का, अगर आपको पूछा जाए नॉन ट्रांजिशन मेटल का, तो क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल डिफर बाय +2, जैसे जिंक 2+, Hg2+। बट अगर हम ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो क्या होगा, Mn+1, Mn+2, Mn+3, तो ऐसे +1 के डिफरेंस में चेंज हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिशन मेटल्स का, तो वो वहां पे +2 के डिफरेंस में चेंज हो रहे हैं। स्कैंडियम डज नॉट
एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाता, कौन होगा? स्कैंडियम। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं ये, और ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन सा एलिमेंट जो है वो 1 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, वो भी स्कैंडियम ही होगा आपका, ठीक है। तो आपको सब पता होना चाहिए। चलते नेक्स्ट पे। नाउ ट्रेंड्स इन M2+ टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है। हमको बताना है E0 की वैल्यूज में ट्रेंड्स क्या है। तो देखो हमको पता है कि जो कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, सिर्फ एक ये वैल्यू है जो पॉजिटिव होती है, ठीक है, जिसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो लो हाइड्रोजन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत कम होती है, बट एटमाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। एटमाइजेशन, जो एटम्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत कम होती है। इसकी वजह से जो कॉपर है उसका E0 वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपको दो रीजन देने हैं, हाइड्रोजन एंथैल्पी कम और एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब इररेगुलर E0 वैल्यूज का अक्रॉस द पीरियड का रीजन क्या है कि E0 वैल्यूज इररेगुलर क्यों होती है? तो आपको एक रीजन लिखना है, ड्यू टू द इररेगुलर सम ऑफ ΔiH1 प्लस ΔiH2, मतलब फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी प्लस सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी का सम जो है वो इररेगुलर आता है। सबका जो सम है वो इररेगुलर आता है, ड्यू टू विच दे शो इररेगुलर E0 वैल्यूज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। आपको ये रीजन लिखना था, इररेगुलर सम ऑफ ΔiH1 प्लस ΔiH2। चलते नेक्स्ट पे। नाउ अब ये बोल रहा है कि हाईली नेगेटिव E0 वैल्यू ऑफ जिंक एंड Mn, इनका रीजन क्या है कि इनकी हाईली नेगेटिव वैल्यू क्यों है? इनकी नेगेटिव हाईली वैल्यू क्यों है? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड इन Mn, ठीक है। देखो Mn में क्या है? 3d5 है, और जिंक में क्या है? 3d10 है। इनमें से हमको क्या बनाना है? Zn2+ से जिंक बनाना है और Mn2+ से Mn बनाना है, क्योंकि Mn2+ पहले से स्टेबल है तो वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, दैट्स व्हाई इट्स E0 वैल्यू इज हाईली नेगेटिव। और Zinc2+ भी पहले से स्टेबल है तो वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो भी क्या है? हाईली नेगेटिव है उसकी E0 वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसकी जो इजीली रिड्यूस नहीं हो पाता उसकी E0 वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। जो इजीली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो इजीली क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कॉपर 2+ से कॉपर बन जाता है, उसकी E0 वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होती है। उसकी E0 वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं E0 Ni2+ टू Ni। अगर Ni की केस बात करें तो ये -0.25 है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट नेगेटिव डायहाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हाइड्रोजन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होती है? निकल के लिए होती है, ड्यू टू विच इट शो नेगेटिव E0 वैल्यू, ठीक है, ड्यू टू विच इट शो नेगेटिव E0 वैल्यू। इन दोनों का मैंने आपको बताई दिया, इन दोनों का रीजन क्या होगा? इसके लिए D10 होता है कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू विच, और इसके लिए कॉन्फिगरेशन क्या होता है? D5 होता है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ देखते हैं ट्रेंड्स इन M3+ टू M2+। पहले हमने देखा M2+ टू M, अब हम देखेंगे M3+ टू M2+, मतलब 3+ से 2+ जा रहा है। तो देखो ये 3+ से 2+ इजीली चल जाएगा, ये हाईली पॉजिटिव E0 वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ये स्टेबल होगा, ये स्पीशीज स्टेबल होगी तो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या Mn2+ हाईली स्टेबल है, क्यों? क्योंकि D5 कॉन्फिगरेशन है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना था, बिकॉज Mn2+ हैज D5 कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू विच इट्स E0 वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव, इट्स E0 वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव। हम बात करें स्कैंडियम 3+ टू स्कैंडियम 2+, तो लो वैल्यू क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम 2+ लेस स्टेबल है, बट स्कैंडियम 3+ हाईली स्टेबल है। स्कैंडियम 3+ हाईली स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्या, ठीक है। स्कैंडियम 3+ का क्या है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, उसकी वजह से हाईली स्टेबल है, इसलिए स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ इजीली नहीं जाएगा, उसकी वजह से जो E0 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखते हैं Fe3+ टू Fe2+। तो देखो इसकी भी लो वैल्यू होती है E0, क्यों? क्योंकि Fe3+ पहले से स्टेबल है, वो Fe2+ में जाना नहीं चाहेगा। Fe3+ पहले से स्टेबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ D5 कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। तो अब देखते हैं V3+ टू V2+ का। तो V3+ टू V2+ में भी लो वैल्यू होती है। देखो V2+ जो है वो हाफ फील्ड है, T2G, ठीक है। हाफ फील्ड क्यों है? बिकॉज इसका T2G कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। हाफ फील्ड क्यों है यहाँ पर? क्योंकि T2G कॉन्फिगरेशन होता है, इसकी वजह से V2+ होता तो स्टेबल है, बट V3+ से V2+ की वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। लो वैल्यू तो होती है बट लेस नेगेटिव होती है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब कॉपर हैलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉपर हैलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ऑल कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड, ठीक है। हमारे पास आयोडाइड के अलावा सारे कॉपर 2 हैलाइड्स, ठीक है, कॉपर 2 हैलाइड्स नोन है। जैसे हमारा CuCl2 नोन है, CuBr2 नोन है, बट Ci2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। Cu(I2) एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाई? बिकॉज Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I- टू I2। जैसे ही दोनों रिएक्शन करते हैं ना, कॉपर और आयोडीन, वो क्या करते हैं? जो कॉपर है वो कॉपर 2I2 बन जाता है और I2 बन जाता है, मतलब कॉपर जो है 2+ से 1+ बन जाएगा और आयोडाइड बन जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कॉपर 2+ से कॉपर +1 बन रहा है, मतलब कॉपर 1 आयोडाइड बन रहा है, बट कॉपर 2 आयोडाइड नहीं बन रहा है। कॉपर 1 कंपाउंड्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि जैसे ही कॉपर 1 बनता है ना, वो क्या होता है? टूट जाता है कॉपर +2 में और कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब इसका एक तरफ तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए इसका होता है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। दैट्स व्हाई कॉपर +1 कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल, बिकॉज दे शो
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलते नेक्स्ट पे। अब कॉपर 2+ जो है वो कॉपर +1 से कैसे स्टेबल है, तो कॉपर 2+ मोर स्टेबल देन कॉपर +1 ड्यू टू मच मोर नेगेटिव डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होती है, नेगेटिव होती है किसकी, Cu2+ की। उसकी वजह से क्या होगा, विच इजिली कंपनसेट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। उसकी वजह से क्या होगा, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना कॉपर की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी कॉपर का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, विच कंपनसेट्स द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। व्हाई, बिकॉज द कॉपर 2+ इज नेगेटिव डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हम देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स। तो ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल में हमको 3 देखने हैं, MnO4-, Cr2O7 2- और VO2+। अब हमको ऑक्सीडाइजिंग पावर हम कैसे देखेंगे, तो एक ट्रिक होती है यहाँ पर, जिसकी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, स्टेट सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा, उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करो खुद रिड्यूस हो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे खुद क्या हो, रिड्यूस हो। +7 से +2, +6 से +2 और +3 से यहां पर क्या आएगा, +2 आएगा। +3 से क्या हो जाएगा, यहां पर +2 हो जाएगा, तो +3 से +2। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका स्टेबिलिटी का, तो मैंने बता दिया आपको कैसे याद रखना है। +7 है इसकी हाईएस्ट, फिर +6 और +3, तो हमारा Mn4-, Cr2O7 2- और VO2+। बट इसका रीजन क्या है एक्चुअली, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस। ठीक है, अब जो स्पीशीज में रिड्यूस हो रहे हैं ये Mn+7 से Mn+2 जा रहा है, V3+ से V2+ जा रहा है, तो सबसे ज्यादा Mn2+ स्टेबल है। ठीक है, Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर Cr2+ और फिर V2+। तो इसलिए दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज लाइक दिस, MnO4-, फिर Cr2O7 2- एंड फिर V2O2+। आया समझ में? तो आपको लिखना था रीजन की इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस। जो जिस स्पीशीज में वो रिड्यूस हो रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर मोर ऑक्सीडाइजिंग। चलते नेक्स्ट पे। नाउ देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज। तो देखो ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एक्सेप्ट कॉपर। अब कॉपर रिएक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर की E0 वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब कॉपर 2+ कॉपर इजीली चले जाएगा, और 0.34 क्योंकि इसकी E0 वैल्यू क्या है, +0.34। तो एक बात ध्यान रखना, हायर द E0 वैल्यू लेसर इज द रिएक्टिविटी। जितनी ज्यादा E0 वैल्यू पॉजिटिव होगी उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर क्या है, स्टेबल है। कॉपर क्या है, हमारा स्टेबल है। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आर दो स्पीशीज व्हिच रिड्यूसेस अदर्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। मतलब दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दो एग्जांपल है हमारे पास, Cr2+ और Fe2+। अब हम देखते हैं विच वन इज स्ट्रॉन्ग। देखो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे पता लगाएंगे, तो देखो Cr2+, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो Cr2+ Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये T2G3 Eg1 से T2G3 Eg0 बन जाएगा। तो मतलब T2G3 कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड है, T2G3 कॉन्फिगरेशन स्टेबल है। अब अगर हम देखें Fe का, तो Fe2+ से Fe3+ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 3D6 से 3D5 जा रहा है, तो ये भी स्टेबल ही हो रहा है, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, ये भी स्टेबल है। बट इन दोनों में कौन सा वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो कैसे पता लगाएंगे, तो डेटा से पता लगाएंगे। देखो E0 Cr3+ Cr3+ जाएगा तो -0.41 है, और ये Fe3+ से Fe2+ जाएगा तो इसकी +0.77। जिसकी ज्यादा नेगेटिव होती है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, बिकॉज Cr2+ इज मोर नेगेटिव रिडक्शन देन Fe, Fe2+ से ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, Cr3+ जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हायर द नेगेटिव E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताने के लिए आए तो आपको क्या बताना है कि जिसकी आपको देखना है, सिर्फ जिसकी नेगेटिव E0 वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हम बात करते हैं दो चीजों की, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी है। अगर हमारी E0 वैल्यू हाईली पॉजिटिव है, मतलब वो इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब Cu2+ से CO चले जाएगा इजीली, तो 0.34, मतलब Cu जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Cu2+। अगर E0 वैल्यू हाईली नेगेटिव है, नॉट इजीली रिड्यूस, मतलब Mn2+ से Mn जो है वो इजीली नहीं जाएगा, क्योंकि Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3D5 कॉन्फिगरेशन है। सिमिलरली V2+ जो है ज्यादा स्टेबल है, V में नहीं जाएगा इजीली, दैट्स व्हाई इट इज -1.18 वोल्ट। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है वो इजीली रिड्यूस नहीं हो पाता। चलते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक डायमैग्नेटिक होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जहां पे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ये जो होते हैं डायमैग्नेटिक वो रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। एक आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब वही पैरामैग्नेटिक का ही पार्ट है, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड से तो उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कैसे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मुला होता है म्यू इक्वल्स टू n n+2। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और bm क्या है, बोर मैग्नेटॉन। bm क्या है, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। bm क्या है, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
नाउ नेक्स्ट है हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हायर द मैग्नेटिक मोमेंट। हमको पता है कि जितना ज्यादा क्या होगा, एन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी, ठीक है, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा म्यू की वैल्यू। तो हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हायर द मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैंने लिख भी रखा है, अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू आएगी 1.73, अगर 2 होगा तो 2.84। अब मैंने क्यों लिख रखा है ये, जिससे कि अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी हो एग्जाम क्वेश्चन में, तो आपको पूछा हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप बता सकते हो। देखो 1.73 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2.84 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, 3.87 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 4.90 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब 4 तो ये भी 4, 3 मतलब ये भी 3, 2 मतलब ये भी 2, 1 तो ये भी मतलब 1, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट से आप पता लगा सकते हो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है जस्ट देख के। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, 1 से 1, 5 से 5। चलते नेक्स्ट पे। तो अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डाइवैलेंट आयन दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, डाइवैलेंट आयन दे रखा है और एटॉमिक नंबर दे रखा है। हमको नहीं बोला गया कौन सा एटम है और हमको बोला है म्यू निकाल लो। तो हमको पता है 25 के लिए हमको कॉन्फिगरेशन क्या होता है 4s2 3d5। अब वो बोला डाइवैलेंट आयन है, डाइवैलेंट आयन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो M2+ बन जाएगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s2 में से निकलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 3d5 बन जाएगा। 3d5 मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल 5 रख देंगे n की जगह, तो nn+2 फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है nn+2, तो हम लग देंगे 5 5+2 तो 35 हो जाएगा। अंडर रूट 35 की वैल्यू होती है 5.92। तो देखो यहां से पता लगा सकते हैं कि 5.92 जो 5.92 है तो हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारे कलर्ड आयंस की, कलर्ड आयंस को शो करते हैं वो। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्सॉर्ब। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं, उसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमको चाहिए होती है, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्ड जो है फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है लाइट की। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो कलर है वो क्या हो जाता है इंपार्ट हो जाता है कंपाउंड पे। उस फ्रीक्वेंसी की लाइट का कलर इंपार्ट हो जाता है हमारे कंपाउंड पे। वो जो कलर फ्रीक्वेंसी है वो किस में लाई करती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइज इन द विजिबल रीजन, फ्रीक्वेंसी लाइज इन द विजिबल रीजन। अब आप ये लिख सकते हो पूरा, या आप क्या लिख सकते हो कि दे आर कलर्ड बिकॉज दे शो डी ट्रांजिशन, ठीक है, कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। सिंपल आपको रीजन लिखना है, सिंपल कि डी ट्रांजिशन शो करते हैं वो, दैट्स व्हाई दे आर कलर्ड। अब कुछ देखते हैं कि जो कलरलेस है, तो कौन कौन से कलरलेस है, स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, Ti+4 कलरलेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे D0 है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जब तो क्या होगा एक्साइटेशन होगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अब देखते हैं जिंक 2+, जिंक 2+ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, D10 है, बट वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट इज ऑल्सो कलरलेस, क्योंकि वो भी क्या होता है कलरलेस ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई दे शो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हमको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़े थे। FeCN6 3-, FeCN6 4- क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होते वो, ठीक है, वो क्या होता है डिसोसिएट नहीं होते सॉल्यूशन में। अब रीजन क्या है कि वाई ट्रांजिशन मेटल शो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो फर्स्ट रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज, कि स्मॉल साइज होता है इनका। सेकंड इनका हाई आयनिक चार्ज, ठीक है, आयनिक चार्ज क्या होता है ज्यादा होता है। थर्ड रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो लिगेंड्स क्या करेंगे इनकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, उसकी वजह से क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। तो 3 रीजन है, आपको 2 रीजन पक्का से याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब कैटालिटिक्स होते क्या है, अभी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं, तो एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है कि मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट अडॉप्ट कर सकें, दैट्स व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट। सेकंड रीजन प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, इनका जो सरफेस एरिया तो ज्यादा होता है, ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से क्या होगा रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं, दैट्स व्हाई आल्सो दे आर एक्टिंग एज अ गुड कैटलिस्ट। अब हम देखते हैं कैटलिस्ट के कुछ एग्जांपल्स। तो V2O5 एग्जांपल है कैटलिस्ट का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होती है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सेकंड एग्जांपल कैटलिस्ट का, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है, फाइनली डिवाइड आयरन मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होता है आयरन, क्या होता है पाउडर्ड फॉर्म में होता है आयरन। एग्जांपल क्या है हेबर्स प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो है उसमें होता है हमारा फाइनली डिवाइडेड Fe। अगर हम बात करें निकल की, तो निकल जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में निकल हमारा यूज होता है, ठीक है, जो निकल है वो हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मतलब व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मतलब क्या होता है जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, हमारे छोटे छोटे मेटल्स है, एटम्स है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जब वो लैटिस में क्या होता है ट्रैप्ड जाते हैं, कोई भी मेटल का लैटिस है उसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो एग्जांपल क्या क्या हमारे टाइटेनियम कार्बाइड, Mn4n, मैग्नीज और नाइट्रोजन ए और Fe3H, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल है हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मेटलिक कंडक्टिविटी हमेशा रिटेन रहती है, ठीक है, मेटलिक कंडक्टिविटी हमेशा रिटेन रहती है,
और केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, मतलब रिएक्टिव नहीं होते, नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन किसी भी नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ अलॉयज क्या होते हैं और अलॉय फॉर्मेशन शो क्यों करते हैं वो हम देखेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, अलॉय क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। जब दो तीन मेटल्स जो है वो कंबाइन होते हैं होमोजीनियसली तो क्या बनाते हैं, वो अलॉयज बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल है। कॉपर और जिंक जब कंबाइन होते हैं। और ब्रोंज किसका एग्जाम्पल है, कॉपर और टिन का। आप अलॉय बनाते क्यों है, रीजन क्या है, आपको रीजन लिखना पड़ेगा ना कि वाई दे फॉर्म अलॉयज, वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज। तो इसका रीजन है, सिंपल रीजन है, ड्यू टू सिमिलर मेटेलिक रेडिया, ठीक है, जो उनका मेटेलिक रेडिया होता है वो सिमिलर होता है, उसके वजह से ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज, ठीक है, ड्यू टू सिमिलर मेटेलिक रेडिया आपको लिखना है, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ देखते हैं हम ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे दो रिएक्शंस पक्का से आती है, इनकी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा भी कैसी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। तो देखो पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट हम सबसे पहले पढ़ेंगे K2Cr2O7। तो पहले देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन देखते हैं। नाउ देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। तो हम किससे बनाएंगे, देखो हम बनाएंगे आयरन डाइक्रोमेट से हम पहले बनाएंगे, आयरन डाइक्रोमेट। उसमें डालेंगे Na2CO3 प्लस 7 ऑक्सीजन, एयर की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट बनाइए। ये क्या बना हमारा, सोडियम क्रोमेट। अब पहले हमको सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा, प्लस Fe2O3 प्लस 8CO2 बन गया। अब ये सोडियम क्रोमेट बनाया उसका क्या करेंगे, हम सोडियम डाइक्रोमेट बना देंगे इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में हम सोडियम डाइक्रोमेट बना देंगे प्लस 2Na प्लस H2O। सिंपल आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, आपको लिखना है Na2CrO4 और Na2Cr2O7। उसके बाद आपको सिंपल बैलेंस करना है, रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखो अब सिंपल क्या कर रहे हैं, हम मेटल एक्सचेंज रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर Na था, Na2Cr2O7, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं KCl से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। दोनों ही ऑरेंज कलर के होते हैं, Na2Cr2O7 भी ऑरेंज कलर का होता है और K2Cr2O7 भी क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो Na2Cr2O7 से हमारा बन गया K2Cr2O7, सिंपल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सिंपल क्या हो गई, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ देखो अब आपको जब भी क्रोमेट आयन को, ठीक है, क्रोमेट आयन को बदलना है डाइक्रोमेट आयन में, ठीक है, डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस को आपको बदलना है CrO4 2 माइनस, आपको बदलना है CrO4 2 माइनस में, यार CrO4 2 माइनस को Cr2O7 2 माइनस में, मतलब क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट में। तो कैसे बदलेंगे, देखो अगर आपको क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट में बदलना है तो आपको pH लेस रखनी पड़ेगी। pH लेस मतलब एसिडिक कंडीशन, ठीक है, क्या रखनी पड़ेगी, एसिडिक कंडीशन। बट अगर आपको डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो आपको pH ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब बेसिक कंडीशन। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाना है तो बेसिक कंडीशन, क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना है तो एसिडिक कंडीशन, जो हमने देखी भी। देखो क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना था, ये क्रोमेट है, इसे डाइक्रोमेट जाना था तो कैसी कंडीशन रखी हमने रखी एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाएंगे तो एसिडिक कंडीशन होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो क्रोमेट का स्ट्रक्चर ये है CrO4 और यहाँ पे 2 माइनस आपको बाहर लिखना है, और यहाँ पर क्या होगा CrO, यहाँ पे CrO बॉन्ड होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की एक ब्रिज फॉर्मेशन होगी और तीनों क्या होंगे, ये तीन और ये तीन ऑक्सीजन क्या होंगे, टर्मिनल होंगे, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। तो इसका ये फॉर्मूला किसका है, Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट शेयरिंग 1 कॉर्नर, और यहाँ पे सिंपल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट जो होती है वो एक कॉर्नर शेयर करती है और यहाँ पे सिंपल टेट्राहेड्रल यूनिट होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ देखते हैं डाइक्रोमेट आयन, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो कैसे रिएक्शन करेंगे, तो डाइक्रोमेट आयन हमको हमेशा रखना कि Cr+6 से +3 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि +3 क्या है, स्टेबल है। +3 स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर T2D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब भी Cr+6 होगा तो वो +3 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कैसा होगा, वो ऐसा काम करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। वो कैसे काम करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखना +6 से क्या होगा, +3 में जाएगा। अब सिंपल आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 7H2 है, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7H2 कर देंगे। अब देखो 7 2 14 हो गए, तो यहाँ पे 14H+ कर देंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आपको कैसे करनी है। देखो यहाँ पे +6 में है ये, तो ये तो हो जाएगा रिड्यूस Cr+3 में। Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 Fe2+ है, तो यहाँ पे 6 Fe3+ हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 Cr है तो यहाँ पे 2 Cr3+ लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7H2O, ठीक है। आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है एग्जाम में, तो मैं बता रहा हूँ जैसे आपको बैलेंस करनी है। देखो अब 7H2 है तो 14H+ बन गया, मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो दैट्स हाउ यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला रिड्यूस हो रहा है। सिंपल आपको H2O और H+ तो आपको सिंपल बैलेंस से पता लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी भी रिएक्शंस आती है। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीज MnO2 की रिएक्शन कराएंगे 4KOH से
इन प्रेजेंस ऑफ एयर O2, और यहाँ पे हम यूज करते हैं KNO3, ठीक है। KNO3 क्या काम कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि जो KNO3 है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पे Mn+4 है, Mn कितने में, +4 में है, तो अब क्या हो जाएगा, Mn+6 में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn क्या हो जाएगा, +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो MnO2 + KOH + O2 क्या बन जाएगा, K2MnO4 + 2H2O, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नेट आयन बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब इसकी पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन हम कराएंगे, देखो +6 था ये, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एसिडिक कंडीशन में। तो क्या बनेगा, एक तो पर्पल पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। ये क्या होता है, पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि हमको बनाना था। एक तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। उसके अलावा इसका और क्या होगा, देखो +6 से +4 भी जाएगा, मतलब यहां पर एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या होता है, जो MnO2- है वो क्या बनाता है, एक तो MnO4- जो हमको चाहिए पर्पल कलर का, और MnO2 भी बनाता है। क्या बनाता है, MnO2 भी बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। फिर सिंपल आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी रिएक्शन को। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 4 जा 8, 8 + 2 10, 10 + 2H2 ऐड करने पड़ेंगे। 2H2 ऐड करोगे तो यहाँ पे 4H+ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको बैलेंस के तरह याद रखनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि MnO4- से MnO4 - से आपको क्या बन रहा है, एक तो MnO4- तो बन ही रहा है, प्लस MnO2 भी बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये एग्जाम में आती पक्का से, दोनों स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ MnO4 की रिएक्शंस, क्योंकि MnO4- क्या है, MnO4- भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है। तो MnO4- हमेशा रखना +7 है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन। अब इसे दो कंडीशन हमको पढ़नी है, एक एसिडिक कंडीशन और एक एल्कलाइन कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में हमेशा Mn+7 +2 में कन्वर्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आती रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि Mn+1 हमें Mn+7 हमेशा Mn+2 में ही कन्वर्ट होगा। Mn+7 हमेशा Mn+2 में कन्वर्ट होगा। तो देखो एक का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया Mn का। अब इसका क्या हो जाएगा, I- का I2 बन जाएगा, ठीक है। I- का क्या हो जाएगा, I2 बन जाएगा। एसिडिक कंडीशन है, पर बेसिक कंडीशन होती है तो वहां पे कुछ और बनता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और सिंपल आपको बैलेंस करके 8H2 और H+ ऐड कर देने। नेक्स्ट देखते हैं हम 5Fe2+ है और MnO4- है, तो MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट होगा वापस, और 5Fe2+ है तो इसका 5Fe3+ हो जाएगा। और सिंपल आपको H2 और H+ जोड़ देने हैं बाय बैलेंसिंग। अगर हमारे पास C2O4 होता तो CO2 बन जाता उसका। अगर H2O होता तो S बन जाता, क्योंकि H2S क्या है, -2 में है, तो यहाँ पे 0 जाता। SO3 है तो SO4 बन जाता, और NO2- है तो NO3- बन जाता, और Mn+7 हमेशा Mn+2 में ही कन्वर्ट होगा। तो आपको सिर्फ ये दो चीजें पता होनी चाहिए, और बाकी तो आप बैलेंस करके निकाल लोगे H2 और H+। चलते नेक्स्ट पे। ये हमारी एसिडिक कंडीशन थी, ठीक है, ये हमारी एसिडिक कंडीशन थी। अब हम देखते हैं बेसिक और न्यूट्रल कंडीशन। तो न्यूट्रल और एल्कलाइन कंडीशन में क्या होगा, Mn+7 हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Mn+4 में। ध्यान रखना, Mn+7 कन्वर्ट होगा Mn+4 में, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, जिससे कि आप कंपेयर करके पढ़ सको और आपको याद रहे कि अगर न्यूट्रल और एल्कलाइन कंडीशन है, मतलब OH- है, तो वहां पे क्या होगा, Mn+7 से Mn+4 कन्वर्ट होगा। तो MnO4- से क्या हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा। और I- का यहां पर क्या होगा, IO3- होगा, ठीक है। I-1 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा, +5, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, +5। वहां पे कितना था, वहां पे 0 था, ठीक है। I2 की स्टेट की थी 0 थी, बट यहाँ पे IO3- बनेगा, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन में ध्यान रखना, I- से क्या बनता है, ये रिएक्शन आती है इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। I- से क्या होता है, IO3- बन जाता है, बट अगर एसिडिक कंडीशन है तो I- से क्या हो जाता है, I2 बन जाता है। तो आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं H2O3-, H2O3-, तो हमारा SO4 बन जाएगा H2O3 में, और MnO4- का हमारा Mn+2 ही बनेगा, मतलब MnO2 बन जाएगा। सिंपल आपको बैलेंस करके रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं MnO4- प्लस Mn2+, ठीक है। यहाँ पे दो एक Mn2+ है और एक MnO4- है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग रिएक्शन है थोड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा, Mn+4 बन जाएगा, ठीक है। एक यहाँ +7 था और यहाँ +2 था, तो सिर्फ हमारा +4 ही बनेगा। MnO2 की रिएक्शन है, ठीक है, MnO2 की रिएक्शन है। फिर सिंपल आपको बैलेंस करके 2H2 और H+ डाल देने हैं। अगर हमारी रिएक्शन है MnO4- 2HCl के साथ, देखो MnO4- 2HCl का रिएक्शन कर लेता है, और HCl क्या कर देता है, Cl2 बना देता है, मतलब Cl यहाँ +-1 था और यहाँ पे 0 कर दिया Cl2 को, और MnO4- इसमें कन्वर्ट होगा +2 में, ठीक है। ये अलग रिएक्शन है। ये कौन सी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, ये बेसिक नहीं है, एसिडिक है। कौन सी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन। दैट्स व्हाई जो हमारा Mn+7 हो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में। अब देखो एक नोट डाल के लिखो, यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्टरी एज HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्योंकि जो HCl है उसको क्या कर देता है, HCl को क्या कर देता है, वो HCl को क्या कर देता है,
ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। दैट्स वाई जो भी रिएक्शंस पर मैग्नेट की HCl से होती है ना, वो सारी अनसेटिस्फैक्टरी होती है, उनमें कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, उनमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि वो HCl को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा, तो इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म होता है। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2 सीरीज होती है इसमें, लेंथेनॉइड्स, उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2 f1 to 14, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 और ns2, ठीक है, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 ns2। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन भी आती है, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ द मेटल ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4s सबशेल, ठीक है। 4s सबशेल की मैंने पहले बताया था कि 4s सबशेल की क्या होती है, पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, तो वही ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जो रेडिया होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 4s सबशेल का पुअर शील्डिंग होती है उसकी वजह से क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, देखो C+4 तो Ca+4 3, C+4 से +3 क्या हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव होता है, क्योंकि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। अगर हम बात करें EU2+ की, तो EU2+ जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो EU2+ से EU3+ इजी चले जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को क्या करें, रिड्यूस करें, रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अभी ऑक्सीडाइज हो क्यों रहा है इजीली, क्योंकि EU3+ जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। EU3+ क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो EU2+ भी दिखाता है और EU3+ भी दिखाता है। EU2+ F7 कॉन्फ़िगरेशन है, EU2+ ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू EU3+, तो ये दोनों दिखाता है, तो EU2+ से EU3+ जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं YB2+, तो YB2+ F14 है, तो YB2+ भी स्टेबल है, और TB+4 भी क्या है, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि F7 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, इनसे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो EU2+ का कितना है, F7, EU3+ का कितना है, F6, YB2+ का F14, TB+4 का F7 है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं La3+ और Ce+4, तो दोनों ही क्या है, F0 टाइप के हैं, दोनों ही क्या है, F0 टाइप के, मतलब दोनों में F इलेक्ट्रॉन नहीं है। और YB2+ और Lu3+ दोनों ही F14 टाइप है, मतलब दोनों में क्या है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन चारों में क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से क्या होंगे, ये हो जाएंगे हमारे डायमैग्नेटिक, ठीक है। La3+, Ce+4, YB2+, Lu3+, तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये कौन से टाइप के हैं, और ये क्यों डायमैग्नेटिक है, बिकॉज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमको देखना है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस, जो आपके पूछ लिया जाता है कभी कभार अलग अलग तरीकों से। तो देखो लेंथेनॉइड्स में कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 है, और कुछ जो है +2 और +4 भी दिखाते हैं। बट एक्टिनॉइड्स में क्या हो रहा है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट तो +3 है, बट हायर ऑक्सीजन स्टेट और कॉमन लाइक +4, +5, +6 एंड +7। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होती है, बहुत कॉमन होती है, +4 भी दिखाते हैं वो, +5 भी दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं, +7 भी दिखाते हैं। इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी वो बहुत कम है, स्मॉलर टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बट इनकी स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनकी स्मॉलर है, इनकी टेंडेंसी क्या है, स्मॉलर है, इनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है किसकी, एक्टिनॉइड्स की, और लेंथेनॉइड्स की स्मॉलर टेंडेंसी है, कम टेंडेंसी है बहुत। ये जो है वो ऑक्सोनाइन स्टीम बनाते हैं, ठीक है, ये ऑक्सोनाइन स्टीम बनाते हैं लेंथेनॉइड, बट जो एक्टिनॉइड से वो ऑक्सोनाइन बनाते हैं। एग्जांपल क्या है, UO2+, PuO2+, प्लूटोनियम, यूरेनियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, यूरेनियम UO+, ठीक है। एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। प्रोमीथियम के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, बट यहां पर सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो ये लेस बेसिक होते हैं, बट ये मोर बेसिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये मोर बेसिक होते हैं और वो लेस बेसिक होते हैं। आगे चलते हैं, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूं आपको। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो बहुत ज्यादा पुअर है, किससे, 4 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये लिखना है सिर्फ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको और वापस रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा स्मूथ क्यों नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है 5f 6d और 7s में वो वेरी लेस है। उसकी वजह से क्या होगा, दिस शो विच ड्यू टू विच एक्टिनॉइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, तो उनकी स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, उसकी वजह से उनकी स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाता है। बट लेंथेनॉइड्स में ऐसा केस नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट इज नॉट सो स्मूथ।
अब हम देखते हैं लास्ट मिश मेटल के बारे में। तो आपको मिश मेटल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मिश मेटल क्या होता है? अलॉयज विच कंसिस्ट 95%, देखो 95% लेंथेनॉइड्स होता है इनमें, बट 5% एफई होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, कंपोजिशन पता होना चाहिए, 95% लेंथेनॉइड्स और 5% एफई। अब यूजेस भी पता होनी चाहिए, यूज किसमें होता है? बुलेट्स में यूज होता है और फ्लिंट्स में यूज होता है, ठीक है। बुलेट्स और फ्लिंट्स में यूज होता है। तो इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक खत्म होता है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो चीजें आती है, एक तो आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, और एक आता है डबल सॉल्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दे डू नॉट डिसोसिएट इन आयंस। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो हमारे डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, बट जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो FeCN6 4-, अगर आप इसको किसी में डिसॉल्व करोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, डिसोसिएट नहीं होगा, FeCN6 4- ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिसोसिएट नहीं होता। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें COCl NH3 2+, तो ये भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि हमारा डिसोसिएट नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट अगर हम देखें डबल सॉल्ट के एग्जांपल, तो FeSO4.NH4 SO4.6H2 किसका एग्जांपल है? मोर सॉल्ट का एग्जांपल है। ये एक डबल सॉल्ट है, ये क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, पूरा टूट जाता है, Fe+2, इसका Fe+2 बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो ये प्रॉपर डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स में। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्फ्रेड वार्नर ने दो चीजें बताई कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयोनाइजेबल होती है, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, हमारी क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? हमारी नॉन आयोनाइजेबल होती है, और किसमें होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। ये सेकेंडरी वैलेंसी किसके अंदर होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। और ये क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है, ठीक है। ये क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो देखो CONH3 है, तो यहाँ पे NH3 जो है वो हमारा क्या है? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ये पूरा जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। NH3 हमारा क्या है? NH3 हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। NH3 हमारी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है। और जो Cl जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको बोलते हैं काउंटर आयन, और ये हमारी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। जो काउंटर आयन होता है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, और ये क्या होती है? डिसोसिएट हो जाती है। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा CONH3 होल 6 3++3Cl-, ठीक है, हमारा ये बनेगा। मतलब हमारे कितने आयन बन गए? हमारा एक तो ये बन गया और एक 3 ये बन गए, तो हमारे टोटल कितने बन गए? 4 आयंस बन गए। क्या बन गए? 4 आयंस बन गए, ठीक है। तो बाहर लिखी होती है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। वो क्या होती है? डिसोसिएट हो जाती है, और वो आयनाइजेबल होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर, तो 6 NH3 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। अब जो 6 है वो क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, ठीक है। जो 6 है वो क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? पूरे स्ट्रक्चर का क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि 6 NH3 लिगेंड्स क्या है? अटैच्ड है, 6 एटम्स जो है वो अटैच है किससे? मेटल से। तो दैट्स अबाउट प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो अब देखते हैं मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? लुईस एसिड्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो लिगेंड्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, वो मेटल्स क्या करेंगे? अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो स्पीशीज होती है विच हैव इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, ओके, विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यूनिडेंटेड मतलब उनके पास एक ही डोनर एटम है, यूनिडेंटेड मतलब ओनली वन डोनर एटम, तो यहाँ पे NH3 डोनेट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा H2O में, और Cl- से Cl डोनेट करेगा। बाइडेंटेड मतलब 2 डोनर एटम्स। क्या होता है बाइडेंटेड मतलब? 2 डोनर एटम्स। तो यहाँ पे 2 NH है, ठीक है, यहाँ पे 2 NH ग्रुप है, N ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों डोनेट करेंगे इसको, मेटल को। तो हमारे पास अगर मेटल है तो ये दोनों डोनेट करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइडेंटेड, मतलब 2 डोनर एटम्स। दूसरा एग्जांपल क्या है बाइडेंटेड का? तो हमारे पास ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? बाइडेंटेड हो गया, यहाँ पे 2 डोनर एटम्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब वर्ड से पता लग रहा है, जहां पे 6 डोनर एटम्स होंगे, ठीक है, 6 डोनर एटम्स होंगे। फेमस एग्जांपल है इसका ADTA4- इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। फॉर्मूला कैसे बनता है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो डायमीन है मतलब ये N और N, और इथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है मतलब ये CH2 ग्रुप क्या है? CH2 क्या है? इथाइलिन ग्रुप। अब 4 क्या लगे हुए? टेट्रा मतलब एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड बना दो, CH2CO-, ये एसिटेट होगा, ठीक है, ये एसिटेट होगा, एसिटेट, क्योंकि CO- है ना, हाइड्रोजन हटा रखे हैं, तो टेट्रा एसिटेट होगा। तो CH2CO- तो यहाँ पे कितने डोनेट होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डोनर एटम्स हो गए, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स से डोनेट करने वाले और 4 जो है वो ऑक्सीजन एटम से डोनेट करने वाले, तो 6 एटम्स हो गए। तो 6 एटम्स के लिए हमने बोला हेक्साडेंटेट। क्या बोला? 6 एटम्स के लिए हमने बोला हेक्साडेंटेट। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द डेंसिटी। इसको बोलते हैं डेंसिटी फाइंड करना, ठीक है। डेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डोनेट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच है मेटल से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ
मेटल। तो डेंसिटी ऑफ मेटल इस केस में कितनी होगी 6, ठीक है, क्योंकि 6 एटम्स अटैच्ड है किससे, मेटल से। नेक्स्ट देखते हैं हम डेंसिटी, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू द मेटल। तो अगर यहां पे डोनेट देखो, अब ये क्या है, C2O4 2 माइनस क्या है, C2O4 है, C2O4 क्या होता है, C2O4 2 माइनस। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक जो है वो 2 डोनर एटम्स अटैच करता है, क्योंकि यहां पे 3 स्पीशीज है, एक जो है वो एक में 2 डोनर एटम्स होते हैं। अगर एक में 2 डोनर एटम्स होंगे तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 डोनर एटम्स, सॉरी 3 में कितने हो जाएंगे, 6 डोनर एटम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है किसके, C2O4 2 माइनस के, तो यहाँ पे हमारी डेंसिटी हो जाएगी 6 और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 6, ठीक है, मतलब कितने एटम्स अटैच्ड हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स व्हिच हैज 2 डोनर एटम्स, ठीक है, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स एंड आइदर ऑफ द 2 बॉन्ड्स विद मेटल एटम, आइदर ऑफ द 2 बॉन्ड विद मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्सेस। मतलब है तो हमारे उनके पास होते तो 2 डोनर एटम्स है, बट वो एक टाइम पे एक से ही डोनेट करते हैं, एक टाइम पे क्या करते हैं, एक से ही डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नाउ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास NO2 माइनस। ये NO2 जो है जब N से डोनेट करेगा तो ऐसे बनाएंगे, जब ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एक टाइम पे एक ही एटम से डोनेट कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड। अगर हम बात करें HCN की, तो HCN में जब S से डोनेट करेगा तो उसको बोलेंगे थायोसाइनेटो S, और N से डोनेट करेगा, जब N से डोनेट करेगा उसको बोलेंगे थायोसाइनेटो N, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड ही है, ठीक है। एम्बिडेंटेट लिगेंड मतलब जब एक ही स्पीशीज में 2 डोनर एटम्स होंगे बट एक से ही वो डोनेट करेगा, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है CuCN4। CN पे कितना चार्ज होता है, -1, तो -1 × 4 तो ये हो जाएगा -4, तो इसमें मैंने लिखा -4, और टोटल कितना चार्ज है पूरे पे, तो -3 है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, -4 उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, -3 +4 तो +1। तो कॉपर पे कितनी चार्ज हो गया, +1 हो गया, ठीक है, कॉपर पे कितना चार्ज हो गया, +1 चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड्स। तो होमोलैप्टिक मतलब जब सारे लिगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे, जब सारे लिगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये होमोलैप्टिक कंपाउंड है हमारा। ये कैसे कंपाउंड है, होमोलैप्टिक, क्योंकि चारों ही क्या है, CN है। बट हेटेरोलैप्टिक मतलब लिगेंड्स आर डिफरेंट। हेटेरोलैप्टिक मतलब लिगेंड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो बन जाएगा हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC। अब देखो क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा कैसे करना है आपको, क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा कैसे करना है। तो देखो जब भी हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हो तो ये पॉजिटिव एंटाइटी होती है और ये जो है वो नेगेटिव एंटाइटी होती है। तो हमको पॉजिटिव को पहले लिखना होता है हमेशा, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव को हमको हमेशा पहले लिखना होता है। पॉजिटिव में भी पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, और लिगेंड का नाम भी कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। तो देखो NH3 क्या अमीन है और पेंटा अमीन है, तो हम लिखेंगे पेंटा अमीन। अब देखो SO4 2 माइनस है ना, SO4 क्या हमारा एनायनिक लिगेंड है, SO4 क्या है हमारा एनायनिक लिगेंड है। जब भी आपका कोई एनायनिक लिगेंड होता है तो आप क्या लगाते हो, लास्ट में O लगाते हो, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सल्फेटो, क्या लिखेंगे, सल्फेटो। फिर हम लिखेंगे मेटल का नाम, तो कोबाल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव स्पीशीज है इसलिए कोबाल्ट लिखा, अगर नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखते हैं, ठीक है, तो ये लिखेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद हमको लिखनी है उसकी ऑक्सीजन स्टेट। तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो देखो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये +1, ये हमारा यहाँ +1 है, क्योंकि Cl से क्या होगा, +1 हो जाएगा, और Cl पे -1 है तो हमको मतलब नहीं है, तो टोटल कितना है, +1 है, टोटल कितना है, +1। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम CO की लिख लेंगे x, NH3 पे होता है 0, SO4 होता है 2 माइनस, और ये हो जाएगा -1, तो -1 x इक्वल्स हो जाएगा -2, सॉरी ये +1 है, +2 +1 तो ये जाएगा +3। तो हमारी x जो कोबाल्ट उसमें कितना आ गया, +3 चार्ज आ गया, कोबाल्ट पे कितना आ गया, +3 चार्ज आ गया। तो ऐसे निकालना है आपको, क्योंकि Cl की वजह से क्या होगा, +1 आ जाएगा, Cl पे -1 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है, तो +1 हो गया टोटल। और x +0, 0 किसके लिए, NH3 के लिए, SO4 पे कितना होता है, -2, तो -2 लिख दिया, उधर लेके जाएंगे तो +2 बन जाएगा, +2 +1 कितना हो जाएगा, +3, तो कोबाल्ट पे आ जाएगा 3rd। और फिर जो भी आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर रखा है, मतलब Cl जो है वो बाहर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाहर रखा है, उसको लिखेंगे हम क्लोराइड, क्या लिखेंगे उसको, क्लोराइड, सिंपल क्या लिखेंगे, एज अ काउंटर आयन लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। अब देखो K2 पहले लिखा हुआ है, मतलब हमको काउंटर आयन पहले लिख रखा है, तो काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव होगा इस बार, और ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिखते हैं, तो K क्या है, पोटेशियम, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले क्या लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो लिगेंड क्या है यहाँ पर, OH है, तो OH क्या होता है, माइनस, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सीडो, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सीडो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो,
टेट्रा हाइड्रोक्सीडो हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। और देखो जिंक है, बट जिंक क्या है यहाँ पर, ये नेगेटिव, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, मतलब क्या है, नेगेटिव एनायन है, तो हम लिखेंगे जिंकेट। क्या लिखेंगे, जिंकेट। जब भी कोई नेगेटिव होगा उसके साथ लगाएंगे 8, क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 8। अगर पॉजिटिव हो सिंपल कोबाल्ट लिख देंगे, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे जिंकेट। फिर जिंकेट की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे K2 है तो ये उधर जाके हो जाएगा -2, क्योंकि ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव, तो -2 हो गया। अब निकाल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा x, जिंक के लिए x, OH में -4 होता है तो -4 इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 + 4, और x हो जाएगा यहाँ पर +2। और जिंक पे कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया, इसमें -1 था, तो ये हो जाएगा जिंकेट 2, तो ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम बन जाएगा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द नेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपके एग्जाम में आने लायक एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको। देखो EN क्या है हमारा, इथाइल, इथेन 1,2 डायमीन, क्या है, इथेन 1,2 डायमीन है, क्या है हमारा, इथेन 1,2 डायमीन। अब देखो इसमें पहले से डाई आ रहा है तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हमको कुछ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिस, क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिस। ट्रिस 3 के लिए ट्रिस लगाया, फिर लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। अब कोबाल्ट है हमारे पास तो कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि जो पहले आ रहा है वो क्या है, जो पहले आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर द्वारा पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव है, तो कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट 8 लिखेंगे, कोबाल्ट 8 मत लिखना क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है इस बार, तो कोबाल्ट हो जाएगा इधर। अब निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे EN जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, और SO4 3 है यहाँ पर, तो यहाँ +3 हो जाएगा, ठीक है। ये SO4 क्या है, ये SO4 आया इधर +3, इधर 3 हो गया, और SO4 पे कितना है 2 तो 2 इधर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस चेक करके हमको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है। तो टोटल कितनी आ गई, +3, तो हम कैसे निकालेंगे, x + 0 इक्वल्स टू +3, और x हो जाएगा +3, x क्या हो जाएगा +3, मतलब हमारे पॉइंट पे कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ गई, +3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद लगा देंगे सल्फेट, SO4 है ना तो लिख देंगे सल्फेट, ठीक है। अगर SO4 एज अ लिगेंड काम कर रहा होता तो क्या लिखते हैं, सल्फेटो, ठीक है, क्योंकि SO4 क्या है हमारा एनायनिक लिगेंड है, ठीक है। SO4 हमारा क्या है, एनायनिक लिगेंड है, तो हमारा नाम बन जाएगा ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द नाम, यू हैव टू राइट द नेम। बट आपको याद रखना है यहाँ पे ट्रिस यूज करना है, यहाँ पे ट्राई यूज नहीं करना है, ठीक है। ट्रिस यूज करना है, वाई, बिकॉज पहले से डाई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो आपको एक को +1 मानना है, एक को प्लस मानना है, एक को माइनस मानना है, तो उसको हम मान लेते हैं कैटायन, क्योंकि पहले लिखा हुआ है ये, और इसको हम मान लेंगे एनायन, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है। जो पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, तो ये हमारा +1 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, क्योंकि कोई और चार्ज नहीं है। तो देखो पहले हम लिखेंगे इसको, तो डायमीन, और ये हमारा होगा सिल्वर, सिर्फ सिल्वर होगा, सिल्वरेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिल्वर। इसमें चार्ज कितना है, देखो ये 0 है, तो Ag+ में पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, +1 का, तो +1। अब ये हमारा नेगेटिव स्फीयर है, तो पहले लिखेंगे साइनो, तो डाई साइनो लिखेंगे। अब Ag जो है जब नेगेटिव होता है, ठीक है, Ag जो है जब नेगेटिव काम कर रहा है, मेटल पे क्या एनायनिक चार्ज है, तो इसको लिखेंगे अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। 8 क्यों आया, क्योंकि हमारे को पता है कि -1 है, ठीक है, हमारा क्या है, एनायनिक है, तो अर्जेंटेट आया। तो हमको यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेंशन करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ मेंशन करना है जो हमारा कैटायन वाला स्पीशीज होगा, ठीक है। अर्जेंटेट तो पहले दिखा रहा है कि हमारा नेगेटिव ही है वो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डायमीन सिल्वर 1 डायसाइनो अर्जेंटेट। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है आइसोमरिज्म। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे मैं आपको बताऊं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं बहुत इजीली। तो देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, हैव सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, केमिकल बॉन्ड भी सेम है, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट क्या डिफरेंट है, 2 तरीके होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल, हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब 4 तरीके होते हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। 4 तरीके हैं, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, सॉल्वेट और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो सिस ट्रांस आपने सुना होगा, सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस ही होता है। ट्रांस मतलब जब दोनों जो सेम लिगेंड से वो क्या हो, अपोजिट साइड हो, तो ये भी सेम लिगेंड है और ये भी सेम लिगेंड है, और सेम लिगेंड तो क्या है, अपोजिट साइड है, ये क्या है हमारे अपोजिट साइड है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। जब क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट साइड हो, दूर दूर हो। अगर पास पास है, यहाँ पे Cl है,
और EN भी EN के पास है, तो ये क्या हो गया हमारा सिस हो गया। ठीक है, तो हम इसके लिए बना रहे हैं PtCl2 EN होल ट्वाइस 2+, आपको 2+ ऐसे लिखना है यहाँ पर चार्ज। ठीक है, तो हमारा सिस हो गया, हमारा ट्रांस हो गया। सिस ट्रांस हमारे क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, सिस ट्रांस होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे आइसोमर्स होनी चाहिए ना, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब देखो मेरे हाथ है ये हाथ क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि जो हमारी स्मॉल फिंगर उस पर क्या आ रहा है, थंब आ रहा है, स्मॉल फिंगर पे थंब आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर ये ऐसे होते थंब पे थंब आता तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल, पर अभी ऐसा नहीं है। तो देखो पहले देख लेते हैं, देखो पहले स्ट्रक्चर क्या है, देखो Cl है और ये Cl है और Cl है, हमने मिरर इमेज बनाई दोनों की। अब देखो मिरर इमेज को ऐसे इमेजिन करो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। तो Cl जो है ना, अभी Cl जो है वो कहां आएगा, यहां पर आएगा। ये Cl कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इसके ऊपर इधर आएगा इधर। तो ये सुपर इंपोज नहीं हो रही, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है, सुपर इंपोज नहीं हो रही। तो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो सिस से बन रहे हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। बट अगर हम ट्रांस वाला देखें तो ट्रांस वाला क्या होता है, देखो अब ट्रांस वाले में देखो, अगर हम ट्रांस वाले देखें तो ये हमारा ट्रांस वाला, उसकी मिरर इमेज ये है। तो अगर आप इसको उठा के रखोगे, देखो इसको उठा के रख दो इसके ऊपर, इसको उठा के रख दो इसके ऊपर, तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो ये क्या हो जाएगी, सुपर इंपोज हो जाएगी। देखो हो गई ना सुपर इंपोज, कि Cl जो है Cl के ऊपर ही आया, Cl जो है Cl के ऊपर आया, EN EN के ऊपर आया, Cl Cl के ऊपर आया, EN EN के ऊपर आया। दे आर सुपर इंपोजिबल टू ईच अदर, दे आर सुपर इंपोजिबल टू ईच अदर। सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते, दे आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। अगर हम देखें सिस वाला क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। सिस वाला मैं बताता हूं आपको, सिस वाला अगर आपको दिखाऊं मैं, तो सिस वाले क्या होंगे, सुपर इंपोज नहीं होंगे। देखो उठा के रखो, देखो सुपर इंपोज नहीं हो रहे ना, सुपर इंपोज नहीं हो रहे, क्योंकि Cl पे क्या आ रहा है, Cl नहीं आ रहा, सुपर इंपोज नहीं हो रहे। ठीक है, सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं ये। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमको देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैंने बताया था आपको 4 होते हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो एक एक करके देखते हैं, अच्छी तरह समझेंगे, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास है, दो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास प्रेजेंट है। एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको लिगेंड्स एक्सचेंज करने हैं। ठीक है, आपको यहां पर इसका NH3 यहां पे ले जाना है और इसका Cl यहां पे ले जाना है। तो क्या बन जाएगा, CuCl4 बन जाएगा और ये बन जाएगा PtNH3 तो सिंपल आपको क्या करना है, लिगेंड्स का एक्सचेंज करना है और आपको क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन जाएंगे। तो जब भी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, जब भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं लिंकेज आइसोमर्स। तो लिंकेज आइसोमर्स कब होते हैं, जब व्हेन देयर इज एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट। जब भी एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो जब क्या बन जाता है, हमारा लिंकेज आइसोमर बन जाता है। ठीक है, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं होगा तो वहां पे लिंकेज आइसोमर नहीं होता। डायरेक्ट आप देख सकते हो, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो लिंकेज आइसोमर शो करेगा, अगर नहीं है तो लिंकेज आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल में, देखो NO2 क्या है, हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड है। क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रीटो। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, NO2 लिखा हुआ है इसलिए नाइट्रीटो N मतलब N से कनेक्टेड है मेटल। जो हमारा मेटल है वो किससे कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड है। नाम भी देख लेते हैं हम, नाम कैसे होगा, देखो NH3 है तो पेंटा अमीन। नाइट्रीटो क्योंकि N से कनेक्टेड है, NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रीटो N लिखेंगे। फिर कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट पे कितना आएगा, +3। +3 कैसे आया, देखो ये -1 है और ये यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, +2 आएगा। तो +2 -1 हो जाएगा, +1 बन जाएगा, +2 +1 कितना हो जाएगा, +3। तो दैट्स व्हाई इट इज +3 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। और यहाँ पर आ जाएगा क्लोराइड, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। तो ऐसे आया हमारा नाम। बट अगर इसका हमको बनाना है लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर क्या करेंगे, अभी N से कनेक्टेड है, हम क्या कर देंगे, O से कनेक्ट कर देंगे मेटल को किससे कनेक्ट करा देंगे, O से। तो ये बन जाएगा ONO। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ नाम में चेंज क्या होगा, नाइट्रीटो O बन जाएगा और सब सेम रहेगा। ठीक है, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रीटो O बन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रीटो N है। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक द लिंकेज आइसोमर इफ एम्बिडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होगा, जब क्या होगा, लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर। ठीक है, लिगेंड का एक्सचेंज बोल सकते हो आप, एक्सचेंज होगा लिगेंड के। अगर हमारा काउंटर आयन प्रेजेंट है, अगर हमारा बाहर क्या है, काउंटर आयन प्रेजेंट है प्राइमरी वैलेंसी के टाइम जगह काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो Br जो है वो SO4 से रिप्लेस हो जाएगा। हमेशा रखना एनायनिक से ही होगा। ठीक है, न्यूट्रल से मत कर देना, न्यूट्रल से मत कर देना, एनायनिक से होगा। तो Br SO4 से हो जाएगा, SO4 Br से हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा, हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर क्या बन जाएगा, हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा SO4 Br अंदर आ जाएगा और SO4 बाहर चले जाएगा। ठीक है, Br अंदर आ जाएगा और SO4 बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर।
इसी का नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रेट आइसोमर। ऐसे ही होता है, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर क्या होगा, या सॉल्वेट आइसोमर, इसको हाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हैं। अभी क्या क्या सिमिलर है, तो यहां पे सिर्फ वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, यहां पे सिर्फ वाटर सॉल्वेंट है। सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमर, यहां पे भी क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है, बट वाटर जो है उसका एक्सचेंज होगा। क्या उसका एक्सचेंज होगा, वाटर का एक्सचेंज होगा। तो देखो यहां पे अभी Cl3 है बाहर और यहां पे H2O6 है। अब हम क्या करेंगे, एक Cl को अंदर ले आएंगे, एक Cl को हम अंदर ले आएंगे और H2O को बाहर ले जाएंगे, एक Cl को सिर्फ। तो देखो H2O5 हो गए और एक Cl अंदर आ गया। अब Cl एक अंदर चले गया तो यहां पे कितने बच गए, Cl2 और H2O आ गया बाहर। इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो गई। ये हमारा वॉयलेट कलर का है, ये हमारा ग्रे ग्रीन कलर का है। देखो ये हमारा होमोलैप्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा होमोलैप्टिक है, बट ये हमारा अब क्या बन गया, हेट्रोलैप्टिक बन गया। यहां पर क्रोमियम आएगा, यहां पे क्या आएगा, क्रोमियम आएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, हेट्रोलैप्टिक बन गया, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है, यहां पे H2O भी और यहां पे Cl भी है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम देखते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, जो मेटल एटम है वो या तो N-1d NS या NP ऑर्बिटल्स को इंक्लूड करेगा, या NS NP और ND ऑर्बिटल जो होंगे इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, या तो N-1d NS और NP का, या NS NP और ND का, मतलब आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर 4 होगा तो DsP2 बन सकता है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, सॉरी इनर ऑर्बिटल, ठीक है। DsP2 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, तुम्हारा स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। अगर 5 है तो हमारा sp3d बनेगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अगर 6 है तो हमारा sp3d2 भी बन सकता है और d2sp3 भी बन सकता है, मतलब आउटर बन सकता है और इनर भी बन सकता है। तो उसको उसके लिए होगी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो हम एक एक करके देखते हैं सारे और समझते हैं कैसे हमको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास CONH3 है, क्या है हमारे पास, CONH3 है और 3+ है, CONH3 3+। तो देखो NH3 क्या होता है, 0 न्यूट्रल लिगेंड, तो CO3+ बन जाएगा। CO3+ का होता है 3d6, तो 3d6 हो जाएंगे, तो 6 एलिमेंट हमने फिल कर दिए। अब NH3 क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा, तो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, दिस एंड दिस। तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स खाली हो गए, ये 2 ऑर्बिटल्स, ये 1 ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल। हमको कितने ऑर्बिटल चाहिए, हमारे पास 6 लिगेंड्स है तो हमको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। आ रहा है समझ में, हमको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, हमारे पास 6 लिगेंड्स है तो हमको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो 2 ये हो गए, 3 4 और 5 और 6, तो हमारा क्या बन जाएगा, D2sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब इनर जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमारा बन जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और D2sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी ज्योमेट्री थी हमारी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। D2sp3 की कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री थी ऑक्टाहेड्रल। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा FeCO5। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। FeCO5 मतलब CO जो है हमारा न्यूट्रल लिगेंड, तो Fe क्या हो जाएगा, 0। Fe0 मतलब 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो कैसे बनाएंगे, 4 ये 4s है और ये 3d6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। क्योंकि CO बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, पहले ये पेयर होंगे, ये दोनों पेयर होंगे और ये तो पेयर होंगी, उसके बाद ये जो s इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, d में आ जाएंगे। तो हमारा s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और d ऑर्बिटल में हमारा एक ऑर्बिटल खाली रहेगा। हमको कितने चाहिए, 5 चाहिए, हमको कितनी चाहिए, 5 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 लिगेंड है। तो एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो हमारा क्या बन जाएगा, DsP3 बन जाएगा, sp3d नहीं बनेगा, हमारा क्या बनेगा, DsP3 बनेगा। और हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। हमारा बनेगा DsP3। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसमें DsP3 बनता है, sp3d नहीं बनता। sp3d मत बना देना, DsP3 बनता है। चलते नेक्स्ट पे। ना देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास है FeCN6 3-, FeCN6 3- पे चार्ज कितना हो जाएगा, Fe3+ मतलब 3d5 मतलब 1 2 3 4 5। बट Cn क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनको पेयर कर देगा, इसको इससे पेयर कर देगा, इसको पेयर कर देगा। तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे और ये दोनों पेयर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों यहाँ पर और ये दोनों यहाँ पर। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, ड्यू टू विच इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक। हम क्या बोलेंगे इसको, वीकली पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। अच्छी तरह पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से हम बोलेंगे वीकली पैरामैग्नेटिक। और हम इसका वो क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो म्यू इक्वल्स टू Nn+2, क्योंकि n 1 है तो 1 + 1 1 1 + 2, तो 1 × 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का अंडर रूट कितना होता है 1.73। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा MnBr4-, इसका हमको निकालना है कि ये क्या डायमैग्नेटिक हो गया या पैरामैग्नेटिक। तो MnBr4- पे MnBr4 2- पे कितना हो जाएगा, Mn का चार्ज कितना होगा +5, Mn कितना होगा +5।
तो Mn2+ बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं MnBr4 2 माइनस। तो जब इसमें चार्ज निकालेंगे तो Mn कितना चार्ज आएगा, Mn+2 बन जाएगा। Mn+2 मतलब D5। अब Br क्या है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। Br जो है वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो वो सिर्फ अनपेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने अनपेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 5। N5 मतलब स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा है, इसको बोलेंगे स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे N5 है तो 5 के लिए हम निकालेंगे 5+2 35 हो जाएगा, 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि इसकी अगर हमको निकालनी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे निकालेंगे, देखो डी ऑर्बिटल सारे कोई भी वैकेंट नहीं है, तो हमारा जो आउटर ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो sp3, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 जो कि होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। तो वीबीटी की लिमिटेशन क्या है, एक तो इन्होंने बहुत सारी चीजें अज्यूम करी है, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सेकंड, नॉट गिव क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, मैग्नेटिक डेटा का क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा, ऐसे कुछ भी ले रखा है। नॉट एक्सप्लेन द कलर, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं करा है। ठीक है, वो आगे हम CFT जो आएगी वो करती है वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट देखते हैं हम CFT क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। CFT क्या बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। कैसा इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। वहां पे लिगेंड्स को एज अ पॉइंट चार्ज माना गया है। ठीक है, लिगेंड्स को हमने माना गया है पॉइंट चार्ज, मतलब जब तक लिगेंड्स जो है वो अप्रोच नहीं करते मेटल्स को, तो क्या होता है, जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल से मेटल के वो आइसोलेटेड गैसेस एटम में उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जब तक मेटल जो है वो लिगेंड से अप्रोच नहीं होते, लिगेंड को अप्रोच नहीं करते, जब तक क्या होती है, जो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो सेम रहती है। उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट क्यों बोला, क्योंकि ईच ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बट जैसे ही क्या होगा, लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, तो वो देखते हैं लिगेंड्स कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखो अभी तो क्या है, यहाँ पर पांचों के बाद डीजनरेट ऑर्बिटल में है, जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन पांचों ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो उसके बाद क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कैसे डेफिनेशन क्या है इसकी, द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल्स। डीजनरेट लेवल्स है ना, पहले डीजनरेट लेवल्स की स्प्लिटिंग हो गई कि क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्री में जो लिगेंड्स है उनकी प्रेजेंस की वजह से वहां पर जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे वो क्या हो गए, वो स्प्लिटिंग हो गई उनकी T2G में और EG में। ठीक है, तो अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल केस है, ठीक है, हम ऑक्टाहेड्रल केस देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जो T2G है वो नीचे आता है और EG ऊपर आता है। मतलब T2G मतलब तीन ऑर्बिटल्स DXY, DYZ और DZX, और ऊपर आएंगे दो ऑर्बिटल्स EG में DX² - Y² और DZ², दो ऑर्बिटल्स। अब यहां पे जो उनका डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं डेल नॉट। क्या बोलते हैं, ये जो गैप होता है उसको बोलते हैं डेल नॉट। और ये जो हमारी लाइन है, जो हमारी मिडिल लाइन है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर, जो इनको क्या करती है, तो ये जो बीच में हमारी लाइन है, मिडिल लाइन है, वो सेपरेट करती है इन दोनों ऑर्बिटल्स को। ठीक है, इन दोनों EG ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स, इस लाइन को बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस सेंटर को बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो ये 3/5 डेल नॉट होगा, जो एनर्जी हमारा डिफरेंस है वो यहां से 3/5 डेल नॉट होगा, और यहां से हमारा 2/5 डेल नॉट होगा। ठीक है, बेरी सेंटर से देख रहे हैं हम ये बेरी सेंटर से T2G देख रहे हैं, तो बेरी सेंटर से T2G कितना हो जाएगा, 2/5 डेल नॉट, और बेरी सेंटर से EG क्या हो जाएगा, 3/5 डेल नॉट। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं CFS निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, आपको मैं बस बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो देखो अब जो डेल नॉट था ना, ये देखो ये डेल नॉट है, जो डिफरेंस है ना T2G और EG के बीच में, उसको बोलते हैं डेल नॉट। अभी जो डेल नॉट है ना, वो डिपेंड करता है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हाई डेल नॉट होगा। ठीक है, जो डेल नॉट की वैल्यू होगी हाई होगी। अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हमारा जो डेल नॉट की वैल्यू लो होगी। अब हमको किस पता लगेगा कि कौन सा वीक फील्ड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके लिए आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO, फिर CN-, फिर EN, NH3, ADTA4-, NCS। H2 के बाद वाले सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, H2 के बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग है और H2 के पहले वाले सारे वीक है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, समझ आ रहा है कैसे बता रहा हूं, H2 के पहले वाले सारे वीक है, H2 के बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग है। जब भी ऐसा कोई आएगा तो वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के केस में होता है पेयरिंग। ठीक है, और H2 जो है कभी स्ट्रॉन्ग होता है कभी वीक होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो H2 के बाद वाले क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब लिगेंड्स का क्या हो रहा है, सीरीज में अरेंज्ड है इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग एंड वीक बिहेवियर।
चलते नेक्स्ट पे। तो अब देखो, अब एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो देखो हमारा D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर हमारा D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारी फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, या 1 2 3 और 4। अब ऐसे होगी या ऐसे होगी वो कैसे पता लगेगा, तो वो पता लगता है हमारा लिगेंड से। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल नॉट वैल्यू ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल नॉट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। डेल नॉट वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। डेल नॉट जो है वो पेयरिंग से ज्यादा होगा, पेयरिंग मतलब पेयरिंग एनर्जी। डेल नॉट जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी उसकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, T2G4 बन जाएगा, Eg0 बन जाएगा। बट अगर सेकंड केस लेते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड का, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारा क्या होगा, जो एनर्जी होती है वो कम होती है, जो डेल नॉट की वैल्यू है वो बहुत कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो यार पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेल नॉट से, तो उसकी वजह से पेयरिंग नहीं होगी। जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां पर नहीं आएगा, वो यहां पर आ जाएगा। पहले यहां पर आ गया था, अभी यहां पर आ जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3, क्योंकि ये T2G है, ये T2G है, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो T2G3 बोला इसको। और ये Eg है तो इसको Eg1 बोला। वहां पे Eg0 था क्योंकि Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, Eg0, यहाँ पे Eg1। तो दैट्स हाउ वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगी, उल्टी होगी पूरी, मतलब T2G इसमें ऊपर आता था ना, इसमें T2 ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें G नहीं लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें G नहीं लगाते, ठीक है। T2 ही होता है सिर्फ ये, और ये E होता है, ठीक है। वहां पे हम T2G लिखते थे, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे T2 और यहाँ पे लिखेंगे E। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले डी जनरेट थे ऑर्बिटल्स, उसके बाद थोड़ी एनर्जी बढ़ी, उसके बाद जैसे लिगेंड्स आए, लिगेंड्स अप्रोच किया तो वैसे क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पे उल्टा होगा, T2 ऊपर होगा और E नीचे आएगा। तो E में क्या है, dx² - y² और dz², और वहां पे dxy dyz और dzx, ये जो हमारा बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर से अगर हम देखें T2 वाला, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा इस बार, ठीक है, 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, ठीक है। उसमें उल्टा था, उसमें पहले ऊपर 3/5 था, क्योंकि यहाँ पे वहां पे ऊपर क्या थे, 2 ऑर्बिटल्स थे, इसलिए 3/5 था। यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ऊपर 3 ऑर्बिटल्स थे इसलिए 2/5 हो गया, और यहाँ पे नीचे 2 ऑर्बिटल्स थे इसलिए 3/5 हो गया, ठीक है, 3/5 हो गया। तो आपको ये देखना था। अब जो डेल्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेल्टी है वो कम होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग जो होती है टेट्राहेड्रल में वो कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। डेल्टा नॉट ज्यादा होता है डेल्टी से, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेल्टी। अब एक फॉर्मुला आपको याद रखना है, पूछते हैं इसे, फॉर्मुला आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो डेल्टी जो होता है वो कितना होता है, 4/9 डेल नॉट के। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टी और डेल नॉट के बीच में 4/9, ठीक है। डेल्टी इक्वल्स टू 4/9 डेल नॉट। तो इससे क्या होगा, इससे पता लग जाएगा हमको कि डेल्टी जो है वो कम है और डेल नॉट ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इट एब्जॉर्ब, मतलब कंपाउंड जो कलर एब्जॉर्ब करेगा ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस पर इंपार्ट होगा। मतलब हमको कौन सा कलर दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कलर दिखेगा जो उसने एब्जॉर्ब करा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब कैसे निकालेंगे ये, तो देखो एक सर्कल आप बनाओ, उसमें लिखो VBGYOR। V मतलब वायलेट, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज और R मतलब रेड। अब V के अपोजिट क्या होना है, Y। तो अगर V एब्जॉर्ब करेगा, अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो हमको दिखेगा येलो, अगर येलो ऑब्जर्व करेगा तो हमको दिखेगा वॉलेट। आ रहा है समझ में, अगर वॉलेट ऑब्जर्व करेगा तो येलो दिखेगा, येलो ऑब्जर्व करेगा तो वॉलेट दिखेगा। अब देखो रेड के अपोजिट कौन है, ग्रीन। तो अगर ग्रीन एब्जॉर्व करेगा तो रेड दिखेगा, अगर रेड एब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन दिखेगा। जो ऑरेंज के अपोजिट कौन है, ब्लू। तो ब्लू एब्जॉर्व करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्व करेगा तो ब्लू दिखेगा। और कलर अराइज क्यों होता है, कलर अराइज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। जो हमारा लेंथ हमने डी ब्लॉक में पढ़ी लिया है, कलर किसकी वजह से अराइज होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से अराइज होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम कलर कैसे निकालते हैं। तो कलर में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। जब उनको एनर्जी मिल रही है, वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब जैसी होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चले जाएगा, एक्साइटेड में चले जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। जैसे उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना था, D1 इलेक्ट्रॉन। तो D1 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एक्साइटेड, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाएगा, उसकी वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से वो कलर जो है इंपार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा वाला स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है और कौन सा वाला डायमैग्नेटिक है। तो अगर हमारे पास FeH2 होल 6 3+ है तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। H2 न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर 0 है, तो पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, Fe पे हो जाएगा 3+, तो Fe3+ हो जाएगा 3d5। तो ये क्या है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि H2 क्या है, वीक लिगेंड है। H2 वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा N5। अगर हम देखें Fe3+, तो Fe3+ में भी 3d5 है, बट यहाँ पे स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नहीं होता, वीकली पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Cn है वो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वहां पर पेयरिंग करवा देगा। क्या करा देगा, पेयरिंग करवा देगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर हो जाएंगे और सिर्फ एक अनपेयर्ड रहेगा,
एक क्या रहेगा अनपेयर्ड, तो यहाँ पे N1 है तो वीकली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि FeH2O होल 6 3 प्लस इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक बट FeCN होल 6 3 माइनस इज वीकली पैरामैग्नेटिक, वाई? तो मैंने आपको रीजन बता दिया, बिकॉज इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट इट हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलते नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा NiCO होल 4। तो NiCO होल 4 में Ni 0 है तो Ni 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताई दिया CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो S के भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, वो D में भेज देता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या बन जाता है, वो डायमैग्नेटिक। क्या बन जाता है, डायमैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NiCO होल 4 है वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा वाला इनर होगा, कौन सा वाला आउटर होगा, और कौन सा वाला लो स्पिन होगा और कौन सा वाला हाई स्पिन होगा। देखो अगर हम देखते हैं CONH3 होल 3 प्लस, ये इनर है आउटर है ये बताना है। देखो CO3 प्लस क्या है, D6 है, तो D6 हमने बना दिया 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि H2 के बाद आ रहा है। हमने देखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि NH3 के H2 के बाद आ रहा है NH3, तो NH3 क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इसकी पेयरिंग कर देगा। अब पेयरिंग कर देगा, 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे फ्री हो गए। हमको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि 6 लिगेंड्स है हमारे पास, तो हमको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। 6 ऑर्बिटल्स, 2 ये 3 और 4 5 6, तो हमको 6 ऑर्बिटल्स मिल गए। अब डी ऑर्बिटल्स कौन से वाले यूज कर रहे हैं, इनर वाले यूज कर रहे हैं ना। डी ऑर्बिटल्स कौन से वाले यूज हो रहे हैं, इनर वाले। तो हमारा क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और हमारा क्या बन जाएगा, D2sp3। हमारा क्या बनेगा, D2sp3। तो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे स्पिन कितनी है, 0 है, क्योंकि सारे पेयर्ड है, सारे क्या है, पेयर्ड, इसलिए इसको बोला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन क्यों बोला, क्योंकि स्पिन जो है वो कैसे निकलती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो देखो इसकी भी प्लस हाफ है, इसकी भी माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो जो स्पिन हो गई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। स्पिन हो गई 0 तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन 0 हो गई तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं NiNH3 होल 6 2 प्लस। तो यहाँ पे Ni 2 प्लस में है तो D8 हो गया, तो D8 बना दिया पहले 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ठीक है। तो हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट क्या है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वापस क्या कर देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो वापस पेयरिंग करवा दी। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे एक ही डी ऑर्बिटल है, हमको चाहिए 6, तो अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो 1 2 और 3 4 5 भी मिलेंगे, क्योंकि बाहर वाला पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पर हमको यहाँ पे 2 चाहिए, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक ही एम्प्टी ऑर्बिटल है, हमको 2 चाहिए, उसकी वजह से वहां पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हमारा ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमारे ये पार्टिसिपेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे ये पार्टिसिपेट करेंगे, sp3d2 बनेगा, तो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3d2, s1p 3p और 2d, तो sp3d2 कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों बन रहा है यहाँ पर sp3d2 कॉम्प्लेक्स, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, हमको 2 चाहिए थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों दिखाता है, इनर ऑर्बिटल क्यों नहीं दिखाता, ठीक है। और ये कैसा होता है, लो स्पिन होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा वाला स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। तो पहले तो आपको बता देता हूं थ्योरी थोड़ी सी। तो देखो हमारे पास मेटल है, मेटल लिगेंड से रिएक्ट कर रहा है, जो 4 लिगेंड है वो अटैच होंगे मेटल से, और हमारा क्या बनेगा, ML4। बट कैसे होते हैं, कैसे अटैच होते हैं, तो पहले M L के पास जाएगा तो ML बनेगा, फिर ML जो है वो L के पास जाएगा तो ML2 बनेगा, फिर ML2 L के पास जाएगा तो ML3 बनेगा, ML3 जो है L से कनेक्ट होगा तो ML4 बन जाएगा। इसके लिए हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, K2 K3 और K4। अब हम टोटल कैसे निकालेंगे, इन चारों रिएक्शंस को प्लस करके ये रिएक्शन बन रही है, इन चारों रिएक्शंस को प्लस करके ये रिएक्शन बन रही है। तो जब भी रिएक्शंस को प्लस कर रहे हैं हम, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, β4 के। β4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स से इसलिए लिखा β4, 4 स्टेप्स से लिखा β4, तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, और β4 इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, ML4 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ML4 अपॉन M और L की पावर 4, क्योंकि 4 है कोफिशिएंट, तो M की L की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो ये रिएक्शन Cu2 प्लस 4NH3 CuNH3 होल 4 2 प्लस, तो इसके लिए β4 कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन ये क्या है, रिएक्टेंट Cu2 प्लस और NH3 का होल 4, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम β4, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि हमको दे रखे 2 ये और पूछा है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे NH3 है, NH3 क्या है, हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। बट C2O4 क्या है, हमारा बायडेंटेड लिगेंड है। बायडेंटेड लिगेंड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे 2 आइटम्स जो है एक ही मेटल को डोनेट करें तो वहाँ पे रिंग बन जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाती है, रिंग बन जाती है। रिंग बनने की वजह से क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं किलेशन। तो मोर स्टेबल ड्यू टू किलेशन, किलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, मोर स्टेबल ड्यू टू किलेशन
दैट इज रिंग फॉर्मेशन, तो C2O4 2 माइनस क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। FeCO2 2 माइनस FeCO4 होल ट्वाइस 3 माइनस इज मोर स्टेबल, ये क्या होगा हमारा, मोर स्टेबल होगा, ये सॉरी ऐसे, ठीक है, ये वाला जो है मोर स्टेबल होगा। चलते नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखो PTEN होल ट्वाइस Cl2 ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे EN लगा हुआ है। EN क्या है, हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, वापस इथाइलिन डायमीन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिंग फॉर्मेशन करेगा, देखो रिंग फॉर्मेशन हो रही है ना, ये एक रिंग बन रही है और ये एक रिंग बन रही है, तो ये रिंग फॉर्मेशन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। रिंग फॉर्मेशन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, इसको बोलते हैं किलेशन। तो स्टेबल क्यों है ये, तो रीजन देना है आपको सिंपल, स्टेबल दिस इज स्टेबल ड्यू टू किलेट इफेक्ट और किलेशन, ठीक है। ये तो किलेशन बोल सकते हो या किलेट इफेक्ट बोल सकते हो, तो दैट्स हाउ यू हैव टू सी, ठीक है। जब भी आपको दिख जाए कि कोई बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड, ठीक है। यूनिडेंटेड वालों को साइड में कर देना, जो बाइडेंटेड वाला दे रखा होगा ऑप्शन में, एक ही दे रखा होगा, उस पर टिक मार के आ जाना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा क्वेश्चन नहीं आता बट कभी कभी आ जाता है, तो हमको पढ़ लेनी चाहिए। देखो एप्लीकेशन क्या क्या है, ये जो है डिटरमाइन करता है हार्डनेस ऑफ वाटर को, ठीक है। जो Na2EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है ना, Na2EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है, वो किसके लिए यूज होता है, हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए वाटर की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो हमारे पास इम्प्योर निकल था, बट पहले क्या करा, हमने निकल का कॉम्प्लेक्स बनाया किसके साथ, कार्बोनिल के साथ, CO के साथ। CO क्या है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद ये प्योर निकल में कन्वर्ट हो गया इजीली। पहले इम्प्योर निकल था, इम्प्योर निकल का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स की वजह से वो प्योर निकल में इजीली कन्वर्ट हो गया, तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल में कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, ये पूछते हैं, ठीक है। आपसे पूछते हैं कि क्लोरोफिल में कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होगा मेटल, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल कौन सा होता है वहां पर, आयरन, Fe। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और याद रखना। विटामिन B12 जो है एक विटामिन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ये होता है कोबाल्ट। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, PH3P होल थ्राइस RHCl। तो यहाँ पे कौन सा मेटल है, तो आपको बताना चाहिए रोडियम मेटल है, क्या है, कौन सा मेटल है, रोडियम, RH मेटल है, ठीक है। अब जो EDTA है वो और क्या यूज होता है, EDTA जो है लिगेंड है, वो किस लिए यूज होता है, यूज टू ट्रीट लेड पॉइजनिंग, जो लेड की वजह से, लेड मतलब PB की वजह से जो पॉइजनिंग हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए हम EDTA यूज करते हैं। लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन कैंसर में यूज होता है। एक सिस्प्लैटिन क्या है, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिस्प्लैटिन हमारा प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है जो कि कैंसर में यूज होता है, और किसमें यूज होता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। ट्यूमर्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, स्टॉप करने के लिए भी यूज होता है हमारा सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन किसका कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वांटिटी केमिस्ट्री फाइनली खत्म होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रीड करनी है समरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट समरी रीड करनी है किसकी, 2 चैप्टर्स की। मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि इनऑर्गेनिक की तो आप समरी रीड कर ही लो, तो इनऑर्गेनिक में डी और एफ ब्लॉक की और कोऑर्डिनेशन की आप समरी रीड करोगे। इसके बाद ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज करोगे, रिवाइज नोट्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे दोनों चैप्टर्स के, कोऑर्डिनेशन के भी और डी एंड एफ ब्लॉक के भी। अगर कर लिए तो उनको रिवाइज करोगे, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।